आप सुन रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज सुनिए गोपाल वर्मा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है चाहते। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नजारों में, नजारों में। चाहतें कभी खत्म नहीं होती। चाहतों के घेरे इंसान को जीवन भर जकड़े रहते हैं। विशेष रूप से वो चाहत जिसे पहला प्यार कहते हैं, वो जीवन के अंत तक यादें बनकर आंखों के सामने मौजूद रहता है। कभी आंखें भिगो देता है, तो कभी होठों पर मुस्कुराहट ला देता है, तो कभी हौले से गुदगुदा जाता है। इन्हीं विचारों में उलझा हुआ था मैं, और ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ी जा रही थी। मैं विंडो सीट पर बैठा हुआ हवा के थपेड़ों के साथ ही जैसे कहीं उड़ा जा रहा था। पेड़, पहाड़, नदी, नाले पीछे छूटते जा रहे थे, लेकिन पीछे छूटे मेरी जिंदगी के लम्हे एक एक करके मेरे सामने आने लगे थे। उसने बुलाया है। एक बार नहीं, 4 बार उसने कॉल किया मुझे। चौथी बार जब उसने कहा कि अगर मैंने कभी उसे दिल से चाहा है तो मुझे उसके पास आना पड़ेगा, और मैं बेसाख्ता उसके पास जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरा मोबाइल नंबर उससे कैसे मिला। उससे बिछड़े हुए तो वर्षों बीत गए। उन दिनों तो ना ही मोबाइल हुआ करते थे, ना पेजर। मैं आगरा में एडिशनल एसपी की पोस्ट पर तैनात था। न जाने कैसे उसने मेरा मोबाइल नंबर पा लिया और फोन कर दिया। वर्षों बाद आए उसके कॉल ने मुझे मेरे जीवन के सबसे आकर्षक दिनों की ओर मोड़ दिया, और मैं न चाहते हुए भी उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था, जैसे वर्षों पहले हुआ करता था। ओहो, कितने दिलकश थे वो दिन। वो जब भी कहती, मुझे बुलाती, मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास पहुंच जाता, और फिर मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठकर वो मेरे साथ चल देती। कभी कॉलेज, तो कभी किसी सहेली के घर, तो कभी बिजली का बिल जमा करने, और मैं न जाने कौन सी ऊर्जा से भर उठता था। कितनी भी धूप हो, कैसी भी चढ़ाई हो, उसे साइकिल पर बिठाकर उसके गंतव्य तक पहुंचा देता, और जब तक वो लौटकर नहीं आती उसका इंतजार करता। उन दिनों मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, मेरी शान की सवारी। मध्यम वर्ग से थे हम, और वो यानी दिव्यांगना, वो भी मध्यम परिवार से थी। लेकिन जैसा उसका नाम था दिव्यांगना, बिल्कुल वैसी ही थी वो। इतनी खूबसूरत कि सच में जैसे उसका अंग प्रत्यंग दिव्य हो। चुलबुली, नटखट और जिद्दी भी। कॉलेज में कितने ही छैल छबीले उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। उसकी एक मुस्कान पर मर मिटने को तैयार रहते थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। बस एक मैं था जिसके पास वो बिना हिचक आ जाती, मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठ जाती, और मैं अपने आप को जैसे उसका हीरो समझने लगता। कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सबसे पहले मुलाकात हुई थी उससे। हॉल खचाखच भरा था। सिंगिंग के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ। मैं स्टेज पर आया। सामने नजर पड़ी तो पहली रो में ही बैठी थी दिव्यांगना। गीत गाते गाते बरबसी मेरी निगाह उसकी ओर उठ जाती। मुकेश का गीत गाया था मैंने। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन।
कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। मुकेश दिव्यांगना के फेवरेट सिंगर थे। शायद इसलिए गीत खत्म होते ही वो स्टेज पर चढ़ के आ गई और सबके सामने मुझे फूल देकर चली गई थी। मैं तो ठगा सा खड़ा रह गया था। उस दिन न जाने कितने दिल सुलग उठे होंगे, लेकिन उसके दिए हुए एक फूल ने मेरे दिल में हजारों फूल खिला दिए। और फिर अगले दिन अंताक्षरी कंपटीशन में मेरी लड़कों की टीम और उसकी लड़कियों की टीम आमने सामने थी। उसकी टीम को हा अक्षर से गीत गाना था। उसने मुझे देखकर गाना शुरू किया, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। गीत सा अक्षर पर छूटा तो मैंने तपाक से उत्तर दिया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और पूरा हॉल तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। ट्रेन की विंडो सीट पर बैठे बैठे ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। कितने सुहाने थे वो दिन। लॉ कॉलेज का फर्स्ट ईयर था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे साधारण नाक नक्श वाले मध्यम परिवार के लड़के को एक दिन देवलोक से उतरी हुई कोई दिव्यांगना मिल जाएगी। एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक दिन वो कॉलेज के रास्ते में मिल गई। उसे लेट हो रहा था तो मुझे रोककर मेरी साइकिल के कैरियर पर बैठ गई। बस उसके बाद तो जैसे आए दिन का यही रूटीन हो गया। इत्तेफाक से उसका घर और मेरा घर पास पास ही थे तो दोस्ती बढ़ गई। कॉलेज में हम 3 लड़कों का एक ग्रुप था तो दिव्यांगना का ग्रुप भी 3 लड़कियों का था। अब हम 6 का एक ग्रुप हो गया था। ग्रुप था, दोस्ती थी, लेकिन हम सब में दोस्ती होते हुए भी हम सब सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित थे। मौज मस्ती, छोटी मोटी पार्टी, गाने बजाने की महफिल, बस इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन एक मैं ही ऐसा था जो दिव्यांगना से आगे तक की आस लगाए बैठा था। लगता था जैसे उसके आने से मेरी वीरान जिंदगी में बहार आ गई। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है।
भरी आंखों से पिए। हाँ जाम इतने तेरी मस्ती भरी आंखों से पिए। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए। तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। हमारे ग्रुप में हमारा एक स्मार्ट फ्रेंड था, किशन। वो मेरी भावना को समझ चुका था। उसने मुझे कई बार समझाया कि दोस्ती करो लेकिन दिल मत लगा लेना। लेकिन मुझे लगता था कि दिव्यांगना की मुझसे अच्छी दोस्ती है, इसलिए उसे जलन हो रही है। खैर, फर्स्ट ईयर बीता, सेकंड ईयर भी मौज मस्ती में बीता, लेकिन अपने दिल की बात दिव्यांगना से खुल के नहीं कह पाया। इन 2 सालों में हम 6 दोस्तों के घर वाले भी हमारी दोस्ती को जान चुके थे, लेकिन उनकी ओर से कभी हमारी दोस्ती पर कोई अड़ंगा नहीं लगाया गया था। बल्कि कभी हम किसी के घर भी जुड़ते थे तो घर वाले भी सहयोग देते थे। लड़कियों के घर वाले कभी भी अपनी बेटियों को हमारे साथ भेज देते। सारा कॉलेज भी हमारे ग्रुप को जान चुका था। हम सब ने शहर के एक सुंदर पार्क नारायण बाग में पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, जिसमें जम के मस्ती हुई। हम कपल के तौर पर नाचे भी। किशन ने ही उठकर मेरे हाथ में दिव्यांगना का हाथ पकड़ा दिया। दिव्यांगना भी झूम के नाची और मैं उस दिन शायद मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मुझे कुछ होश ही नहीं था। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। आया था यहाँ बेगाना सा, आया था यहाँ बेगाना सा। चल दूंगा कहीं दीवाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा। दीवाने की खातिर तुम कोई इल्जाम ना अपने सर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई। अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। उस दिन नाचते हुए दिव्यांगना ने मुझे 2-3 बार अपनी हथेली दिखाई जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं अपनी धुन में मगन कुछ समझ ही नहीं पाया।
अगले दिन किशन ने मुझे समझाया कि 7वें आसमान से उतर के जमीन पर आ जाओ। कल दिव्यांगना तुम्हें हथेली दिखा रही थी, उसने हथेली पर मुकेश का नाम लिख रखा था, यानी वो मुकेश को चाहती है, तुम्हें नहीं। लेकिन मैं तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था, तपाक से बोला कि हाँ मुझे पता है, मुकेश ही उसका फेवरेट है, मुकेश के गाने पसंद है उसे। किशन बोला कि मैं मुकेश शर्मा की बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, वो मुकेश? मैं बोला वो मुकेश तो उसकी दूर की कोई मौसी है, उनका लड़का है। किशन के समझाने से मेरे मन में एक खुटका जरूर बैठ गया, एक फांस सी चुभ गई। 3-4 दिन बीतते बीतते वो फांस इतनी चुभने लगी कि सहना मुश्किल हो गया। तो एक दिन दिव्यांगना को जबरदस्ती उसी नारायण बाग में ले गया। उस समय वहां सिर्फ मैं था और वो थी। बड़ी हिम्मत जुटा के उससे वो 3 शब्द बोल पाया, आई लव यू। कुछ देर चुप्पी छाई रही। दिव्यांगना की नजरें झुकी हुई थीं। धीरे से उसने पलकें उठाई, मेरे दोनों हाथ पकड़े। एक झंझनाहट सी दौड़ गई मेरे शरीर में, आशा का दीप जल उठा। वो बड़े ही सधे लहजे में बोली, अशोक तुम बहुत अच्छे हो, दिल के बिल्कुल साफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। क्या इतना ही काफी नहीं है? मेरे दिल को धक्का लगा, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस उसे देखे जा रहा था। वो मेरी हालत समझते हुए बोली, क्या लड़का लड़की एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते? क्या लड़का लड़की है इसलिए उनमें प्यार होना जरूरी है? मेरी भीगी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या तुम्हें मेरे व्यवहार से कभी ऐसा लगा कि मैं दोस्ती की हद से आगे निकल चुकी हूं? अब तक मैं जान चुका था कि उसके कहने का अर्थ क्या है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे नारायण बाग की बारादरी में ले आया। उसे सामने बैठाकर बोला, दिव्या तुम्हें मुकेश के गाने अच्छे लगते हैं ना? उसने हाँ में सर हिलाया। मैं भी सिर्फ मुकेश के ही गीत गाता हूं, लेकिन आज अंतिम बार मैं मुकेश का गीत गाऊंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके कुछ कहने के पहले ही मैं गा उठा। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन छुड़ाने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में
ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। उसके बाद मैंने सच में ही गाना छोड़ दिया था। LLB भी पूरा हो चुका था। अब कभी दिव्यांगना कहीं मिलती भी तो एक छोटी सी मुस्कुराहट भर होती, या कभी कभी वो ही आगे बढ़ के हालचाल पूछ लेती, लेकिन मेरे मुरझाए हुए चेहरे को देख आगे कुछ नहीं बोलती। फिर एक दिन जब पता चला कि मुकेश ने उसे धोखा दे दिया, तो फिर मेरे मन में एक आशा का दीपक जल उठा। मैं गया उसके पास, मेरे कंधे पर सर रखकर वो बहुत रोई भी, लेकिन प्यार की बात आगे नहीं बढ़ सकी। वो बोली कि अब मुझे अपना कैरियर बनाना है, बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं मैंने, उन ख्वाबों को पूरा करना है मुझे। और तब मैं अपने टूटे सपनों की गठरी समेटे लौट आया था। मेरे आते आते वो इतना जरूर बोली थी कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। मेरी ट्रेन झांसी की ओर बढ़ी जा रही थी। मेरी भीगी आंखों में अब भी ना जाने क्यों एक ललक सी थी। दिव्यांगना ने क्यों बुलाया, वो भी इतने साल बाद। मुझे दोस्तों से पता चला था कि उसकी शादी तो टूट चुकी है, एक बेटी भी थी उसकी। मैंने भी अभी 4 साल पहले ही शादी की थी श्यामा से। बहुत सुंदर, सुशील, मेरा हरदम ध्यान रखती, मुझे जो पसंद होता वही करती वो। उसे मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया था, दिव्यांगना के बारे में भी। बल्कि कभी कभी तो दिव्यांगना को लेकर इतना ज्यादा बोल जाता कि डर लगने लगता कि कहीं श्यामा को बुरा तो नहीं लग गया। लेकिन श्यामा ने कभी बुरा नहीं माना। मुझे ही अपने आप पर गुस्सा आता कि मैं ये सब क्यों कहता हूं उससे, लेकिन फिर वही बातें होने लगती। दिव्यांगना ऐसी थी, दिव्यांगना वैसी थी, मैं रोक ही नहीं पाता था खुद को। अपने अधूरे प्यार को पूरा करने की भावना शायद मन के किसी कोने में अब भी दबी हुई थी, और शायद इसी भावना ने मुझे इतने साल बाद दिव्यांगना से मिलने के लिए बेचैन कर दिया था। और मैं बेसाख्ता उसकी ओर बढ़ा जा रहा था। श्यामा अपने मायके ओर ही गई हुई थी, और मैं भी अपने मायके यानी अपनी जन्मभूमि झांसी की ओर बढ़ा चला जा रहा था, जहां दिव्यांगना मेरा इंतजार कर रही थी। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम, जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी बैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी, वो सच्चे झूठे बहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। ट्रेन झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर धीरे धीरे रेंगती हुई चल रही थी और मैं अपनी प्यारी झांसी, मेरी मातृभूमि को देख रहा था। 4 साल बाद, यानी मेरी शादी के बाद, अब मैं अपनी झांसी में आ रहा था, जहां पला बड़ा हुआ, पढ़ाई की, दिव्यांगना से ब्रेकअप के बाद उसी झांसी से निकल गया था। शायद यही भावना रही थी कि मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, लेकिन अपनी जन्मभूमि से प्रेम कैसे छूट सकता है। तभी दिव्यांगना का फोन आ गया। आ गए झांसी? हाँ, बस अभी ही ट्रेन रुकी है। वो बोली आज शाम 4 बजे वहीं मिलते हैं, नारायण बाग में, जहां से कहानी खत्म हुई थी। मैंने कहा मेरी कहानी तो कभी खत्म हुई ही नहीं। वो बोली तो शायद आज आगे की कहानी लिखी जाए, आओगे ना? जरूर आऊंगा। मुझे लगा कि शायद मैं फिर से उन पुराने दिनों में पहुंच गया हूं, वही सुहाने दिन, स्टूडेंट वाले, जहां दिव्यांगना को मेरे साथ देख न जाने कितने दिल जल उठे थे। शायद मेरी अधूरी प्रेम कहानी अब पूरी हो रही है। फिर से मुकेश का गीत गाने को मन हो रहा था। उसे बताऊंगा कि उससे बिछुड़कर कितनी रातें सो नहीं पाया। उसके साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे सामने आज भी वैसा ही जीवंत खड़ा है। सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, तुम्हारी रेशमी जुल्फों में दिल के फूल खिलते थे, कहीं फूलों के मौसम में कभी हम भी मिलते थे, पुरानी हो मुलाकातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। मैं घर पहुंचा। अचानक मुझे आया देख छोटा भाई बहुत खुश हुआ। उसके बच्चों के लिए टॉफी का डिब्बा लाया था। बच्चे खुश हो गए। चाय नाश्ते के बाद जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ, ढंग से तैयार हुआ और निकल पड़ा नारायण बाग के लिए। छोटे भाई ने कहा भी कि मैं छोड़ दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। ऑटो लेकर निकल पड़ा। दिल उछाले मार रहा था। उसके शब्द कानों में गूंज रहे थे कि आज आगे की कहानी लिखी जाए। इतने साल बाद आज होगी मेरी दिव्यांगना मेरे सामने। कैसी होगी वो? उसका रूप रंग इतने साल में कितना बदला होगा। और फिर नारायण बाग का गेट आ गया। मैं ऑटो से उतरकर अंदर पहुंचा। 3:45 बज रहा था।
इस समय पूरा नारायण बाग सुनसान पड़ा था। कहीं दूर एक दो माली भर दिखाई दे रहे थे। मैं बढ़ता हुआ बारादरी में पहुंचा, आसपास देखा, लेकिन दिव्यांगना कहीं नहीं दिखाई दी। मैं 15 मिनट पहले पहुंचा था तो सोचा कि वो आती होगी, सो वहीं बेंच पर बैठ गया। एक पल को मन में आया कि मैं ये क्या करने जा रहा हूं। मेरी शादी हो चुकी है, दिव्यांगना भी शादीशुदा है, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। श्यामा के साथ बेवफाई होगी है। मैंने एक पल को आंखें बंद कर ली, तभी अचानक 2 कोमल हाथों ने पीछे से आकर मेरी आंखें बंद कर दी। दिल धड़क उठा। मैंने कांपते हाथों से उसके हाथों को छुआ। पीछे से उसकी हंसी सुनाई दी। मुझे पता था कि तुम हमेशा की तरह समय से पहले ही मुझसे मिलने पहुंच जाओगे। मैं खड़ा हो गया। उसने मेरे हाथ पकड़े और सामने आ गई। मेरी आंखें अब भी बंद थी। वो बोली, अब तो आंखें खोल लो। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे सामने मेरी वही दिव्यांगना खड़ी थी, वैसे ही 10 साल पहले वाली। बस थोड़ी सी बढ़ी हुई उम्र का असर दिखाई दे रहा था। लग रहा था जैसे आज मेरा सपना साकार होने वाला है। ये मुलाकात एक बहाना है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकात एक बहाना है।
बस फिर मैं था, वो थी, और नारायण बाग की वो बारादरी मात्र थी। बाकी सारा जहां जैसे कहीं गायब हो चुका था। वो मुझे देखे जा रही थी, मैं उसे। अचानक वो बोली, कुछ पूछोगे नहीं? मैं ट्रांस से बाहर आया। हाँ, वो तुमने कहा था कि आज कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन कैसे? मेरी शादी हो चुकी है, तुम्हारी भी शादी हो चुकी है। वो बोली, शादी के बाद क्या दिल दिल नहीं रहता? मैं चुप था। वो बोली, सच कहूं अशोक, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। मैं अपने करियर को संवारने में लगी थी, तभी मेरी शादी कर दी गई। मेरे पति एक स्कूल में टीचर थे, साधारण सी जिंदगी, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत ऊंचे थे। मैं आईएएस की तैयारी में जुटी थी। मेरे पति राकेश भी अलग अलग एग्जाम देकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्हीं दिनों मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरा ख्वाब अधूरा रह गया। मैं अंजलि की मां बन गई। 2-3 साल अंजलि की देखभाल में लग गए। इस बीच मैं अपनी आईएएस की तैयारी भी करती रही। अंजलि जब 3 साल की हो गई तो मैं ये कहकर अपने घर लौट आई कि अब मैं आईएएस क्लियर करके ही आऊंगी। अंजलि अपनी दादी और डैडी के साथ ही रह गई। यहाँ घर में अम्मा ने मेरा पूरा साथ दिया। आईएएस के पहले अटेम्प्ट को तो मैं क्लियर नहीं कर पाई और राकेश ने आईपीएस क्लियर कर लिया। उन्हें गुरुग्राम में एसपी की पोस्ट मिल गई। 2 साल से ज्यादा हो गए थे मुझे। बीच बीच में कभी जाती थी उनसे मिलने, लेकिन 1-2 दिन में लौट आती। राकेश ने बहुत समझाया कि अब क्या जरूरत है, मेरी पोस्ट अच्छी है, अब यहीं रहो, अंजलि को भी तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मेरी जिद के आगे उनकी एक नहीं चली। जब सासू माँ भी गुजर गईं, तब भी उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मुझ पर तो सनक सवार थी आईएएस बनने की। 2 साल और गुजरे, मैं अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाई। इधर लगभग 1.5 साल से राकेश या अंजलि का कोई भी फोन नहीं आया, न कोई समाचार मिला। मैंने 2-3 बार फोन किया भी, लेकिन उधर से किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो एक दिन मैं ही गुरुग्राम जा पहुंची। घर का दरवाजा एक 5 साल के लड़के ने खोला, बोला कि डैडी तो अभी ड्यूटी पर हैं। तभी भीतर से मोना आ गई, साथ में अंजलि भी थी। मैं चौंक गई, दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अंजलि बोली, अब क्यों आई हैं आप? यहां अब आपका कोई नहीं है। अच्छा होगा आप झांसी ही लौट जाएं। अब मेरी मम्मी ये हैं और ये राजू है मेरा छोटा भाई। अब हम सब यहाँ सुख से हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी। राकेश की जिंदगी में अब कोई और आ चुका था। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी। अंधेरे के साए चारों ओर छाने लगे थे। नारायण बाग की लाइट्स जगमगा उठी थी। उनकी रोशनी में दिव्यांगना की आंखों से बहते हुए आंसू चमक रहे थे। उसकी आप बीती सुन के मुझे दुख तो बहुत हुआ। मन हुआ कि उसे बाहों में भर के अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दूं, लेकिन जाने क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाया। फिर भी मन में कहीं यह भावना भी उपज रही थी कि अब दिव्यांगना मेरी है। मैं ऐसी सोच विचार में डूबा हुआ था, तभी वो बोली, अशोक, शायद मैंने तुम्हारे भोले भाले दिल को तोड़ा था, इसीलिए भाग ने मुझे मेरी करनी का दंड दिया और मेरा बसा बसाया घर टूट गया। मैं कुछ नहीं कह पा रहा था, तभी उसने बेबाकी से मेरे हाथ पकड़ लिए। बोली, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अशोक। मन ही मन में झूम उठा। मेरा पहला और आखिरी प्यार मेरे सामने था, खुद मुझसे प्यार का इजहार कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे एक संकोच घेरे हुए था। शायद मेरी वैवाहिक जिंदगी मुझे रोक रही थी। एक पल को श्यामा का निश्चल चेहरा मेरे सामने घूम गया। अभी मैं कुछ और सोचता, तभी दिव्यांगना मेरे सीने से लिपट के रोने लगी और मैं उसे सांत्वना देता हुआ बरबस ही बोल पड़ा, चिंता मत करो दिव्यांगना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे हाथ उसके आंसू पहुंच रहे थे। मेरी चाहत परवान चढ़ने लगी थी। तभी वो बोली, अंधेरा घिरा आया अशोक, मुझे लॉज तक छोड़ दो। क्यों, अपने घर नहीं जाओगी? वो बोली, अशोक, 2 साल पहले डैडी गुजर गए। मेरा घर टूटने के बाद मैंने ग्वालियर में नौकरी कर ली। मम्मी वहीं मेरे साथ रहती हैं। यहाँ वाला घर मैंने बेच दिया है। लॉज मेरी सहेली हेमा का है। जब भी मैं झांसी आती हूँ तो हेमा मुझे कहीं और नहीं जाने देती। अंधेरा घिर चुका था, 8 बजने को था। वो रूम नंबर 206 में रुकी थी। मैं लौटने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, अशोक, यहीं रुक जाओ। कहाँ जाओगे? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं, क्या करूं। असमंजस में डूबा हुआ मैं कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था। तभी वो बोली, क्या हुआ? सोच रहे हो कि समाज क्या कहेगा? अशोक, समाज की चिंता हम क्यों करें? तभी मैं बरबस ही बोल पड़ा, दिव्या, समाज की चिंता करनी होती तो मैं यहां तुमसे मिलने आता ही क्यों? खैर, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं घर होकर आता हूं। 10 बजे तक आ जाऊंगा। मैं उसे श्रीजी लॉज में छोड़कर लौट आया। मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी। जिसके लिए मन वर्षों से बेचैन था, उससे बिछुड़कर भी एक पल के लिए भी मैं उसे भूल नहीं पाया था। वो मेरा प्यार मेरे सामने था, मेरे प्रति समर्पित। लेकिन मेरी चाहत और मेरी गैरत के बीच एक जंग छिड़ी हुई थी। ऊहापोह की ऐसी स्थिति मेरी जिंदगी में पहले कभी नहीं आई थी। घर पहुंचा तो खाना खाने में भी मन नहीं लगा। छोटे भाई ने पूछा कि क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं दादा। हमारे यहाँ बड़े भाई को दादा ही कहने का रिवाज है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, अभी कहीं जाना है मुझे। भाई बोला, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं चलता हूं ना आपके साथ। मैंने उसे मना कर दिया। मेरी चाहत ने मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर 10 बजते बजते वापस श्रीजी लॉज जा पहुंचा। लेकिन फिर अचानक ही लॉज की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरे पांव भारी होने लगे। मैं एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे पीछे खींच रहा था। लॉज की दूसरी मंजिल तक 22 सीढ़ियों का वो सफर जैसे 22 मील का सफर हो गया था मेरे लिए। श्यामा, मेरी पत्नी का चेहरा बार बार घूम रहा था मेरे सामने। 22वीं सीढ़ी तक चढ़ते चढ़ते मेरे पांव ठिठक गए। मैं क्या करने जा रहा हूं? मेरी श्यामा से बेवफाई है ये। नहीं नहीं, मेरा हंसता खेलता परिवार है। मैं अपनी खुशी के लिए परिवार को धोखा नहीं दे सकता।
सामने कमरा नंबर 206 था, सिर्फ 5 कदम की दूरी पर। मैं वो 5 कदम नहीं चल पा रहा था, लेकिन मन नहीं मान रहा था। कितना चाहा था मैंने दिव्यांगना को। जब उसने मुझे छोड़ दिया था तो पूरे 2.5 साल मेरी जिंदगी के कैसे तड़प तड़प के कटे थे, ये मैं ही जानता हूँ। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयाँ। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। कितना तड़पा था मैं। झांसी की वो गलियां जो मुझे जान से प्यारी थी, वो जैसे मुझे चढ़ाती रहती थी। एकाएक मेरी अपनी झांसी मुझे बेगानी लगने लगी थी, और फिर मैंने मजबूर होकर झांसी ही छोड़ दी। बड़ी मुश्किल से संभल पाया था मैं, और आज जिसकी वजह से मैंने झांसी छोड़ी थी, वो बस अब 5 कदम की दूरी पर थी। जैसे तैसे करके मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंच ही गया। मेरा कांपता हुआ हाथ डोरबेल तक पहुंचा, लेकिन मैं डोरबेल बजा ही नहीं पाया। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? ये मुझे क्या हो गया है? मैं ऐसा तो कतई नहीं हूं। मेरी श्यामा ने तो मुझसे कोई बेवफाई नहीं की, फिर मैं कैसे उसका दिल तोड़ सकता हूं? मैं तेजी से वापस जाने के लिए पलटा ही था कि सामने देखकर चौंक पड़ा। सामने सीढ़ी के पास दिव्यांगना खड़ी हुई मुझे देख रही थी। लगा कि जैसे बहुत देर से वो मुझे, यानी मेरी हालत देख रही थी। मैं पसीना पसीना हुआ पड़ा था। क्या हुआ अशोक, वापस क्यों जा रहे थे? दिव्यांगना, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो अशोक? तुम अपनी दिव्यांगना को छोड़ के चले जाओगे? तुम्हारा प्यार, तुम्हारी अपनी दिव्यांगना? नहीं दिव्यांगना, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मैं अपनी श्यामा को धोखा नहीं दे सकता। अशोक, तुम किसी को धोखा नहीं दे रहे हो। जिसे तुमने कभी दिल से चाहा था, उस प्यार को पाना तुम्हारा हक है। मैंने तुम्हारा दिल तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया था अशोक। तुम्हें प्यार देकर शायद मेरे मन को कुछ सुकून मिले। तब तक मैं थोड़ा संभल चुका था। मैंने दिव्यांगना को समझाते हुए कहा, दिव्या, तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी चाहत हो, लेकिन अब मेरी दुनिया बदल चुकी है। तुम्हें भले ही ऐसा लग रहा हो कि मेरा दिल तोड़कर तुमने अपराध किया था, लेकिन अगर मैं यहां रुक गया तो मुझसे और भी बड़ा अपराध हो जाएगा, जो ना तो मेरे दिल को स्वीकार है और ना ही समाज इसे स्वीकारेगा। मुझे माफ कर दो दिव्या। मैं लौट पड़ा। 2 सीढ़ी उतरा ही था कि तभी पीछे से दिव्यांगना की आवाज आई, अच्छा सुनो तो। मैंने बिना पलटे ही कहा, बस दिव्या, अब और नहीं रुक सकता मैं यहां। मैं जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, वो बोली, एक समय तो तुम मुझे बार बार पलट के देखा करते थे, अब पलट के एक बार भी नहीं देखोगे? मैं बरबसी पलट गया। सामने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। सामने श्यामा खड़ी थी। मुझे काटो तो खून नहीं, उसे आंखें फाड़े देख रहा था। तभी बगल से दिव्यांगना आकर उसके पास खड़ी हो गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन आंखों से जैसे अंगार बरस रहे थे। उस पल में मुझे लगा कि ये सारी दुनिया ही जला दूं या खुद को जला लूं। मेरे सामने श्यामा खड़ी थी। उसकी नजर में मैं चोर साबित हो गया था। नजर नहीं मिला पा रहा था मैं उससे। दिव्यांगना मुस्कुरा रही थी। मैं हिम्मत समेटकर चिल्ला पड़ा उस पर, तो ये खेल रचा रही थी तुम? तुम्हारा घर टूट गया है तो अब मेरा घर तोड़ने चली हो, ताकि तुम फिर से अपना घर बसा सको मेरे साथ? इतना गिर गई हो तुम
तुम्हें अपने दिल में बसा रखा था, अपने प्रेम की देवी की तरह पूजा तुम्हें, और तुमने मेरे साथ ये खेल खेला। जी तो करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं। तभी श्यामा बोल पड़ी, इन्हें कुछ मत कहिए, इन्होंने जो किया वो मेरे कहने पर किया। मैं चौंका, तुमने ये किया? ये क्या कह रही हो तुम? वो बोली, ये सच है, इसमें दिव्या जी का कोई कसूर नहीं है। मैं असमंजस में पड़ा हुआ था, तभी दिव्यांगना बोली, हाँ अशोक, तुम दिन रात श्यामा से मेरी ही बातें करते रहते हो कि मेरी दिव्या ऐसी है, मेरी दिव्या वैसी है, वो इतनी अच्छी दिखती है, वो सच में ड्रीम गर्ल जैसी है। श्यामा को ये लगने लगा था कि तुम्हारे दिल में सिर्फ दिव्यांगना ही बसी हुई है। हालांकि तुमने पति के फर्ज बहुत अच्छी तरह से निभाए, लेकिन प्यार अभी भी तुम्हें दिव्यांगना से ही है। तुम अपनी जिंदगी की बातें श्यामा से शेयर करते रहते थे। इत्तेफाक से श्यामा के बड़े भाई विजय की दोस्ती अपने कॉमन फ्रेंड किशन से है। जब श्यामा उरई में थी, तब विजय से मिलने आए किशन से श्यामा की मुलाकात हो गई, और फिर तुम्हारी और मेरी बात चल निकली। किशन से ही श्यामा को मेरी शादी टूटने की बात पता चली, तो श्यामा ने किशन से मेरा नंबर लेकर मुझसे बात की और मुझे ये सब करने को बोला। मैंने बहुत मना किया, लेकिन श्यामा नहीं मानी और मजबूर होकर मुझे ये सब करना पड़ा। मैं दोनों के चेहरे देख रहा था, लेकिन क्यों? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो मेरे साथ ये सब करना पड़ा? अगर मैं आगे बढ़ जाता तो क्या होता? तो मैं रोक देती तुम्हें, दिव्यांगना बोली, लेकिन श्यामा को तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम ऐसे नहीं हो। बस ये तुम्हें एक बार मुझसे मिलाना चाहती थी, ताकि तुम्हारी अधूरी हसरतें पूरी हो जाएं। श्यामा आगे आकर बोली, मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज मेरे विश्वास की जीत हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते कहते उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने उसके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। बोला, श्यामा, चाहतें कभी नहीं मिटती। ये सच है कि दिव्यांगना मेरा पहला और एकमात्र प्यार है, इसीलिए मेरे दिल में इसकी चाहत का एक बड़ा कोना रहा है। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे साथ शादी की है, अग्नि के 7 फेरे लिए हैं, तो अपनी मर्यादा को कैसे तोड़ता? जो ऐसा करता भी है तो वही अग्नि एक दिन उसके सुखी जीवन को भस्म कर देती है। तभी दिव्यांगना ने आगे बढ़कर हम दोनों के हाथ थाम लिए। बोली, सच है अशोक, वैसे भी मैं तुम्हारे सुखी जीवन में आग नहीं लगाती, बल्कि मैं तो वो पुष्प खिलाना चाहती थी जो श्यामा के मन को और तुम्हारे आंगन को महका दे, और मुझे लगता है कि वो पुष्प अब खिल चुका है। अब हम तीनों के चेहरे खिले हुए थे। पुष्प सच में खिल उठा था, चाहतों का, दोस्ती का और रिश्तों का।
रहते हैं सपने उनके। हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके। मन कहता है मैं रंगों की एक प्यार भरी बदली बनके बरसूं उनके आंगन में। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। चाहते गोपाल वर्मा की लिखी कहानी उन्हीं के स्वर में आप सुन रहे थे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।